श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो रानी होती है वो बहुत रोती रहती है, क्योंकि वो सारी बातें जैसे ही उसका गुस्सा दिग्विजय पर निकल जाता है तो वो सारी चीज़ों को याद करके बहुत रोती रहती है। तभी वहाँ पर देवू आती है। देवू उसे समझाने की कोशिश करती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ रानी, तो इतना रो क्यों रही है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिग्विजय भी जो होता है वो गुस्से की वजह से घर से बाहर निकल जाता है अपनी गाड़ी लेके, और यहाँ पे वो उन बातों को याद कर करके रोने लगता है। और फिर वो खुद रियलाइज़ करता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है रानी, मैंने इतनी बड़ी गलती की है, उस गलती की कोई भी माफ़ी नहीं हो सकती। और तुम सही बात है, मैं तुम्हारे प्यार को डिज़र्व ही नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने इतनी गलतियाँ की हैं। मैं एक अच्छा पति बन के कभी दिखाया ही नहीं तुमको, तुमसे कभी वो बात बोल ही नहीं पाई कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। और क्योंकि रानी उससे हमेशा पूछती थी कि ये सिर्फ एक फ्रेंडशिप ही है क्या तुम दोनों के बीच, ऐसा फ्रेंडशिप जैसा कुछ लगता तो नहीं है तुम्हारे और अनीसा के बीच। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो देवू को वो बातें बता देती है जो वो हो चुका है, क्योंकि उसको वो सारी बातें याद आ जाती है। और वो सारी बातें दिग्विजय के बारे में उससे बता देती है कि मैंने क्या क्या देखा था वो 5 साल पहले, और वो सारी चीज़ों को याद करके मैं हमेशा से घुट घुट के रह रही थी। और वो सारा गुस्सा एक बार में दिग्विजय के ऊपर निकल गया, जिसकी वजह से वो आज वहाँ चला गया। तभी जो देवू होती है वो उसको समझाती है कि देख रानी, मैं समझ सकती हूँ तेरी दर्द को, लेकिन मैं जानती हूँ कि दिग्विजय ऐसा कभी नहीं कर सकता। और यहाँ ईशान भी जो होता है वो उसे बोलता है कि रानी ऐसा नहीं है, दिग्विजय ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम भी 5 साल में आज देखे हैं कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, और तुम्हारे सिवा वो ये सब चीज़ें किसी के साथ सोच भी नहीं सकता, ऐसा कर भी नहीं सकता। वो तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हो सकती है। तो वो बोलता है, रानी बोलती है कि नहीं नहीं ईशान, ऐसा नहीं है, मैं गलत फहमी में नहीं हूँ। और ये इस वजह से सिर्फ मैं खुद को, जो मेरे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत बची थी, तो मैं अपनी बेटी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी थी। और मेरी जो भी प्यार मेरे अंदर बचा है वो सब सिर्फ मेरे बच्ची के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशान उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और फिर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अब कोई मतलब नहीं है बात करने का। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो पिंकी भाभी का दरवाज़ा खटखटाती है, और उसके बाद उससे बोलती है कि पिंकी भाभी, अभी तक दिग्विजय घर पे नहीं आया है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है, और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, और वो कल रात से ही गुस्से में निकल गया घर से। तो वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम लोग के बीच झगड़ा हुआ क्या। तो बोलती है कि हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और फिर वो उसको बोलती है कि जब से रानी आई है तब से कुछ ना कुछ होता ही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो घर आ जाता है, और वो उससे पूछती है कि क्या तू कहाँ चला गया था दिग्विजय, तो मुझे बता के तो जाना चाहिए था एटलीस्ट। तो वो बोलता है कि मुझे आज तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मेरी बेटी का बर्थडे है तो मुझे उस पर पूरा फोकस करना है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिंकी जो होती है वो उससे बोलती है कि तू टेंशन मत ले, आज ही हम बात करते हैं नारायणी आंटी से, क्योंकि आज बात करके हम डेट फिक्स कर देते हैं और शादी जल्दी से जल्द हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलती है ठीक है भाभी, आज जैसा आप कहें। और फिर यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो रानी होती है वो अपनी बेटी से बात करती है कि तुम आज से पहले हम 5 साल तक तुम्हारा बर्थडे अकेले मैं, तुम और आई मनाते थे, लेकिन आज तुम्हारा पूरा परिवार है। उस टाइम मैं तुम्हारे पापा को मिस करती थी, तुम्हारे परिवार को मिस करती थी, तुम्हारे नानू, तुम्हारे दादा दादी, बाकी का इतना बड़ा परिवार है, तो वो सब चीज़ें मिस करती थी। और फाइनली आज जब वो सब चीज़ें तुम्हें मिलने वाली है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे घबराहट सी हो रही है, बेचैनी हो रही है, पता नहीं कि ये सब कैसे होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो आ जाता है, और वो नॉक करता है। तभी रानी उसे देखती तो वो पूछता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ, तो रानी उसे इशारे से बोलती है कि हाँ तुम आ जा सकते हो। तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट मैं और आई ही किए हैं, और मैं हमेशा सोचती थी काश तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे पापा और तुम्हारी फैमिली हो, लेकिन आज जब ऐसा आया तो पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती हूँ यहाँ पर। तभी वो ध्वनि का माथा चूमती है। तभी दिग्विजय जो होता है वो आ जाता है कमरे में और देखता है ध्वनि का माथा चूमते हुए रानी को, तो बहुत खुश होता है। और यहाँ पर तभी वो आता है और रानी से बोलता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं तुमसे क्या कहूँ, लेकिन तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। तो रानी बोलती है हाँ। तो तभी वो रानी से बोलता है कि आई एम सॉरी, मैं फ्यूचर में एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छा पिता बनूँ। मैंने बहुत ही गलत किया था, अब जो चीज़ गलत हो चुकी है उसको तो मैं बदल नहीं सकता, मैं पास्ट को ठीक तो नहीं कर सकता, पर मैं अपना फ्यूचर ज़रूर बता सकता हूँ, ज़रूर बना सकता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। तो मैं अपने बच्चे के लिए एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ, और मैं उसे वो हर चीज़ देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर रानी जो होती है वो इस बात से सहमत होती है और बोलती है कि ठीक है। तो बोलता है कि थैंक यू मेरी बात को सुनने के लिए और समझने के लिए, मेरी बात को सहमत होने के लिए। तभी रानी बोलती है हाँ, ये हम दोनों के लिए ठीक होगा, हम दोनों खुश रहेंगे तो ध्वनि भी
खुश रहेगी। और हम दोनों को देख करके मैं बस अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो बोलता है ठीक है, और यहाँ पर वो रानी को सॉरी बोलता है और यहाँ पर अपनी गलतियों के लिए उसको बहुत ही पछतावा हो रहा है, वो गिल्टी फील करता है। तो रानी जो होती है उसकी आंखों में ये सब चीज़ें देखती है और कहीं ना कहीं रानी को भी इस बात का एहसास है, क्योंकि वो आज भी दिग्विजय से प्यार करती है। तो ये चीज़ें देखते हैं यहाँ पर दिग्विजय जो होता है वो रानी को अपनी बातें बताता है कि वो ध्वनि के लिए सबसे अच्छा करना चाहता है, उसके लिए अच्छा पिता बनना चाहता है। तो रानी जो होती है उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं बस यही चाहती हूँ कि ध्वनि खुश रहे और वो हम दोनों को खुश देख करके वो खुश रहेगी। तभी दिग्विजय जो होता है वो ध्वनि के पास जाता है और ध्वनि को माथे पर हाथ रख करके बोलता है कि मेरी प्रिंसेस, आज मेरी प्रिंसेस का क्या है। तभी ध्वनि बोलती है कि बर्थडे है और यहाँ पर वो उठ जाती है। ध्वनि जो होती है खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर रानी और दिग्विजय दोनों उसको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और ध्वनि जो होती है बोलती है कि डॉक्टर अंकल आज पता है आपको, मैं आज 6 ईयर की हो गई। और यहाँ पर वो रानी को भी बोलती है माता रानी आज मैं 6 ईयर ओल्ड की हो गई। तो यहाँ पर वो खुश होती है और वो नाचने लगती है। तभी वो लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्वनि डांस कर रही होती है। तो यहाँ रानी होती है जो बोलती है कि चलो अभी तुम्हें तैयार होना है और तुम्हें डॉक्टर अंकल के साथ तुमने जो ढेर सारे टॉयज़ और शॉपिंग की थी उन सबको भी देखना है, ब्रश भी करना है, नई फ्रॉक भी तो पहननी है। तो हम फ्रॉक पहन के तैयार होकर तब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर दिग्विजय और रानी जो होते हैं वो ले जाते हैं और दोनों ध्वनि को अच्छे से सजाते हैं, कंघी करते हैं और उसका अच्छे से मेकअप करते हैं और उसको नई फ्रॉक पहनाते हैं और दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं हम नीचे चले। तभी यहाँ पर देवू और ईशान जो होते जाते हैं और ये सब देखकर खुश होते हैं, बोलते हैं ऐसा ही चलता रहा तो रानी और दिग्विजय एक दिन बहुत जल्दी साथ आ जाएंगे। तभी यहाँ पर ध्वनि के बर्थडे के लिए सरप्राइज़ पार्टी रखी होती है। ध्वनि जैसे ही आती पूरी फैमिली वहाँ पर रहती है। यहाँ पर अनीशा और पिंकू को जलन होती रहती है। दिग्विजय और रानी जो होते हैं वो साथ में आते हैं ध्वनि को लेकर के, उसकी आंखें बंद करते हैं तभी खोलते हैं और उसके लिए प्यारा सा सरप्राइज़ होता है उसके बर्थडे का। तो वो खुश हो जाती है। यहाँ पर नारायणी जो होती है उसकी आरती उतारती है और यहाँ पर वो ध्वनि जो होती है बहुत, तभी ध्वनि जो होती है बोलती है कि थैंक यू दादी। और यहाँ पर बोलती है डांटने वाली दादी। तो यहाँ जो नारायणी होती है वो फिर से उसको डांटती है और हंसती है और यहाँ पर बाकी सब खुश हो जाते हैं और वो उसके लिए कामना करती है। तो यहाँ पर बाकी सब खुश होते हैं। तभी केक कटिंग का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर तभी वो देखती है कि कोई उसके लिए गिफ्ट लेकर नहीं आया है। तो वो बोलती है सब तो आ गए पर मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया है। और यहाँ पर वो जैसे ही बात करती है तभी यहाँ पर देखते हैं कि रानी के पप्पा जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं और ढेर सारे गिफ्ट लेकर के। तभी वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं नानू आप। तो यहाँ पर रानी भी अपने पापा को देख करके खुश हो जाती है। तभी दिग्विजय बोलता है कि मैं जानता हूँ कि अपने बेटी की जिस घर में इतनी बेइज्जती हुई है उसके हिसाब से तो यहाँ कोई नहीं आना चाहेगा, लेकिन ध्वनि के बर्थडे के लिए मैंने इनसे बोला तो ये आ गए। तो यहाँ पर रानी जो होती है यहाँ पर दिग्विजय के आंखों में पछतावा देख रही है। और यहाँ पर ध्वनि जैसे ही केक काटने जाती है तो यहाँ पर ईशान और देवू बोलते हैं कि बर्थडे गर्ल के मम्मी पापा भी आए और साथ में कटिंग करें। तभी यहाँ पर देखते हैं कि जो ध्वनि होती है वो केक कटिंग करती है और वो यहाँ पर केक कटिंग करके पहले रानी को खिलाने जाती है, लेकिन नहीं, फिर दिग्विजय को भी नहीं खिलाते और खुद खा लेते हैं। सब यहाँ पर उसकी मस्ती को देख करके खुश होते हैं। तभी यहाँ पर उसका फेवरेट वाला गाना लगा दिया जाता है और उसका गाना लगता है तो वो बोलती है ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो यहाँ पर जो ईशान होता है बोलते हैं हाँ तो चलो डांस करते हैं। तो यहाँ पर डांस होने लगता है। तभी यहाँ पर वो बोलते हैं कि बर्थडे गर्ल के मम्मी पापा भी साथ में डांस करेंगे। तो यहाँ पर वो रानी और बाकी सारी फैमिली जो होती है वो बहुत ही खुश होती है और सब यहाँ पर खुशियाँ मना रहे होते हैं। दूसरी तरफ पुलिस जो है उसको पता चलता है कि रानी जो है दिग्विजय की वाइफ भी है। तो ये इस चीज़ से वो उस पर शक करता है और बोलता है कि ऐसा कैसे कर सकती हैं, वो अपनी पहचान छुपाने के लिए क्या करें, कहीं उनका फ़ायदा तो नहीं ले रही। तो यहाँ पर वो इस चीज़ बोलते हैं। तभी यहाँ पर देखते हैं कि रानी जो होती है वो अपने पापा से बोलती है कि पापा इतने सारे गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी, हम ये सब नहीं कर सकते। तो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, बच्ची है वो। तो यहाँ पर रानी के पापा जो होते हैं बोलते हैं कि कोई बात नहीं। तभी वो बोलते पहले हम देते थे पापा क्योंकि हम अफोर्ड कर पाते थे, अब नहीं। तो यहाँ पर बोलते कोई बात नहीं है, मैं तो आज भी अपनी पोती के लिए कुछ भी करूँगा, लेके आऊँगा और मैं जब तक हूँ तब तक उसे कोई कमी नहीं होने दूंगा, मरने के बाद भले ही। तो यहाँ पर रानी बोलती है पापा कुछ तो सही बोला करो, ऐसे आप 100 साल जियो। तो बोलते हैं हाँ अगर मैं 100 साल जीऊँगा तो तुम 2 साल जियोगी। तभी रानी जो होती है अपना डर जाहिर करती है और बोलती है पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर कहीं दिग्विजय को कस्टडी मिल गई ध्वनि की तो मैं अपनी बेटी के बगैर कैसे रहूँगी, मैं समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट लेकर आऊँगा लॉयर जो कि तुम्हारी ही बेटी की कस्टडी होगी, मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर नहीं होने दूँगा। तो यहाँ पर वो रानी
उससे बोलता है ठीक है तुम टेंशन मत लो और यहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना। तो वो बोलती है कि हाँ पापा यहाँ सब ठीक है। तभी वो बोलती है कि ठीक है पापा आप चलिए, अब आप जाइए, नहीं तो फिर आपको देर हो जाएगी और जैसे ही राजकोट पहुँचना तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। तब वो बोलते हैं ठीक है और उसके पापा चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक वॉचमैन आता है जो कि उसे एक लिफाफा देता है और उसमें वो नोट रहते हैं। तभी वो बोलता है कि कल आया था पर नहीं दे पाया था। तो उसके बाद वो जैसे ही लेके जाके उसको घर में अकेले चेक करती है तो उसमें मिस्टर बजाज के जो डेथ सर्टिफिकेट और उनको जो प्रॉब्लम थी उस चीज़ का रिपोर्ट था। तो वो देखती तो बोलती है कि ये सब जो दोनों रिपोर्ट्स हैं दोनों मैच क्यों नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अनिशा होती है उसके साथ पंडित जी से वो बैठ के बात करते रहते हैं, क्योंकि वो शादी की मुहूर्त का डेट निकालते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं वो बोलते हैं कि 3 महीने के बाद की ही मुहूर्त है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो काकी होती है वो बोलती है, नारायणी काकी, कि लेकिन इतने दिनों के बाद, तब तक यहाँ पे अनिशा को लगता है कि 3 महीने की तो बहुत ही देर हो जाएगा जिस तरीके से रानी बढ़ रही है आगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी भाभी बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, कल की डेट भी तो सही है, 30 तारीख भी तो आपने बोला था। तो वो बोलते हैं कि लेकिन कल की डेट में इतनी जल्दी कैसे शादी हो जाएगी। तो जो अनिशा बोलती है कि लेकिन हमें क्यों इतनी ग्रैंड करनी है, हमें छोटा सा ही रिचुअल करना है, बस शादी करनी है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है उस नंबर पे कॉल करती है उस हॉस्पिटल में। तभी वहाँ पे वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो फ़ोन उठाती है और वो बोलती हैं कि यस मैम आप बताइए। तभी वो रानी बोलती है मुझे कुछ लैब टेस्ट करवाने हैं कि तो कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। तो वो बताती है मिस्टर लाल भी हैं, डॉक्टर लाल की बात बताती है। तभी डॉक्टर लाल जो होते हैं उनके बारे में वो सोचने लगती है कि डॉक्टर लाल कहीं वही तो नहीं जो ये दिग्विजय के केस में जेल में गए थे। तभी वो देखती है, ऑनलाइन सर्च करती है तो वो वही डॉक्टर लाल होते हैं। तभी वो सोचती है कि कहीं ये इनसे मिलके मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सारे रिपोर्ट्स जो भी करने होते हैं वो सब चीज़ें सोच लेती है और कि क्या करना है और कैसे करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो समझ जाती है कि ये सब सिर्फ एक सोची समझी साजिश की गई है जो कि मिस्टर बजाज के खिलाफ भी की गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को ये समझ आ जाता है कि इस सब के पीछे सिर्फ अनिशा का हाथ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो फ़ोन पे बात करती है कि पायल तू क्या मेरी शिफ्ट को कवर कर लेगी, आज मुझे थोड़े काम से बाहर जाना है। दूसरी तरफ देखते हैं हम कि जो अनिशा होती है वो मिस्टर भट्ट से बात करती है कि डिवोर्स पेपर रेडी है ना। तो वो बोलती हैं कि हाँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो अनिशा होगी वो काम से जाती रहेगी, तभी वहाँ पुलिस आएगी और वो उससे गिरफ्तार करके ले जाएगी जो कि मेडिसिन स्मगलिंग के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।